नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में। और आज हमारे साथ हमारी अतिथि हैं नीलू मिश्रा जी। जी हाँ, इनकी ऐसी प्रेरणादायक कहानी है जिस कहानी का हम सभी लोगों को अनुसरण करना चाहिए, सुनना तो चाहिए ही चाहिए। तो पहले तो नीलू जी, आपका द सुधांशु शो में ढेर सारा स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। तो पहला हमारी चैनल की ओर से यही सवाल है कि जो नॉर्मल लड़की नीलू मिश्रा और आज अंतरराष्ट्रीय एथलीट नीलू मिश्रा, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में पहला एक जो सिंपल लड़की थी नीलू, उसको पता नहीं था कि दुनिया में इतना संघर्ष करने के बाद सब कुछ मिलता है। अभी की नीलू मिश्रा को पता है कि चीज़ों को कैसे इंटरनेशनल लेवल पे मैं गई तो कि चीज़ों को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं और इतने हाई लेवल पे जा सकते हैं। शुरुआत जब होती है वो किसी के लिए भी होती है कि समझ में नहीं आता कि हमारी शुरुआत कहाँ से होगी। अब ये होता है कि शिखर पे पहुँचने के बाद उसको मेंटेन कैसे करना, वो एक फासला आ गया है। अगर हम यूँ कहें कि एक समय था कि नीलू मिश्रा सबको जानना चाहती थी और आज सब नीलू मिश्रा को जानना चाहते हैं। लोग टाइम लेते हैं कि नीलू जी कब खाली, हम इंटरव्यू कर लें। राइट। ये बात सही है। जब 1982 में एशियाड हुआ और पीटी उषा ने देश के लिए मेडल जीता तो उस समय रेडियो और सब जगह चर्चा होती थी, देश में एक ऐसी लड़की आई है जिसने देश का नाम रोशन किया। तो मेरे मन में उसी समय से, मैं बहुत छोटी थी उस समय, तो मुझे लगा मुझे भी ऐसा बनना है कि मुझे भी लोग जाने और मेरे बारे में बात करें, मुझसे लोग इंस्पायर हो। तो एक छोटी सी बात एक क्लिक कर गई और वो दिमाग में दौड़ती गई और वो दौड़ते दौड़ते विश्व स्तर तक चली गई। बहुत खूब। तो ये बताइए कि नीलू किस उम्र से दौड़ना शुरू की? मैंने टीवी रेडियो वगैरह में, तो उस समय टीवी बहुत कब आता, लेकिन छोटे छोटे सीरियल्स आते थे तो देख के मन होता था। तो क्लास 7th में मैं पहली बार जब दौड़ी तो मैं गिर गई थी। तो मेरी माँ ने ये कहा कि देखो बेटा, जो एक बार गिरते हैं तो जिंदगी भर संभल के चलते हैं। तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा इंस्पायरिंग वर्ड था। फिर मैंने क्लास 11-12 से डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पे खेला, लेकिन मेरे फादर चाहते थे मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊं या फिर थोड़ा मॉडलिंग वगैरह करूं, प्रशासनिक अधिकारी बनूं। और वैसे खूबसूरत भी हैं आप। तो उस समय उनका सपना था, उस जमाने में जहाँ मॉडलिंग नहीं होती थी, लड़कियां बहुत इस फील्ड में नहीं जाती थी, तो वो चाहते थे कि धूप में जाओगी तो काली हो जाओगी। स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा उनका लगाव नहीं था, लेकिन मेरी जिद, मेरा लगन, मैंने वहीं से शुरुआत की। और जब ग्रेजुएशन में मैं गई, उस पहला नेशनल 1989 में मैंने खेला और लगातार फिर खेलते गई। यूपी लगातार 5 साल यूपी चैम्पियन और बहुत सारे स्टेट रिकॉर्ड वगैरह बनाए। तो एक जहाँ मतलब जब मैंने शुरुआत की तो बहुत अच्छे लेवल पे की। और कभी आप बैक नहीं आई? नहीं, बैक हुआ। शादी के बाद 14 साल का एक गैप, वनवास वाला अंतराल था। 14 साल का वनवास? हाँ, ब्रेक तो था। क्या फिर पति का सपोर्ट नहीं मिला या फिर नीलू को मन नहीं किया दौड़ने का? 95 नहीं, घर में थी बात कि तुम शादी हो जाएगी तो खेलना, मेरे फादर इन लॉ ने बोला था। लेकिन शादी के बाद ये बात हुई कि हस्बैंड बाहर रहते हैं और माता पिता हस्बैंड के अकेले रहते हैं, तो जिम्मेदारियां भी थी। तो जिम्मेदारियों के लिए यही बोला गया कि बहू वो अच्छा नहीं लगेगा, तुम खेलो। तो एक वहीं सब कुछ शांत हो गया। जो उड़ने वाली नीलू एकदम कैद हो गई। फिर कहते हैं ना, कोई चीज़ मन की चीज़ हो जो आप करना चाहते हो, तो वो अगर आपसे छीन लिया जाए तो मानसिक रूप से तो कहीं ना कहीं आप एक सेक्रीफाइस मैंने किया। लेकिन फिर 2001 में कुछ प्रॉब्लम हुई, मेडिकली बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी। किस तरह की? तो प्रेगनेंसी थी, मिसकैरेज हुआ और लगातार ब्लीडिंग 3-4 साल देखना। फिर उसका साइड इफेक्ट हुआ, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई, क्रिएटिनिन काफ़ी बढ़ गया था, हार्ट में दिक्कत हुई। तो फिर 2000 ऐसे दवा चलता रहा, पीजीआई भी चला, बनारस में भी चला, कई जगह। मतलब मैंने कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं था जिसको ट्राई नहीं किया था। तो बॉडी वेट मेरा 90 किलो हो गया। तो 2008 में ऐसे ही मुझे फील हुआ, कुछ पता चला कि, और सब लोग बोले ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज होता है तो उसमें क्यों नहीं जाती हो, खेलोगी थोड़ा अच्छा लगेगा।
मैंने सारे फिर मास्टर्स चैंपियनशिप के बारे में पता किया कि उसमें 35 प्लस के खिलाड़ी, उस समय 35 प्लस थे, अभी 30 प्लस हो गया है, जाते हैं। तो एक सारे रिकॉर्ड मैंने नेट से निकाले, रिजल्ट देखा। तो उस हालत में जब मैं दौड़ी, स्टेडियम में मैंने टाइम दिया, तो मैं नेशनल में जो मेडलिस्ट है बेस्ट ऑफ 3 का टाइमिंग मेरा आया। तो एक वो क्लिक किया कि ये मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। और ये सोच के मैं गई थी कि चलो थोड़ा खेल की दुनिया में आएंगे तो दिमागी रूप से अच्छे होंगे और नेशनल वगैरह खेल लेंगे तो खिलाड़ियों से मिलेंगे। तो एक ये भावना आई। फिर पता किया तो यूपी में शादी और बच्चा होने के बाद महिलाओं को ट्रैक पे या हाफ पैंट पहन के दौड़ना बहुत एक ऐसा माहौल ही नहीं था। जी जी जी। तो वो भी लगा कि जहाँ अन्य राज्यों से, चाहे साउथ की बात करें, दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें, वहाँ महिलाओं की संख्या, मतलब दादी नानी सभी कोई खेलने जाता है और हमारे वहाँ ऐसा कोई कल्चर ही नहीं है। तो वो चीज़ थोड़ा सा लगा कि चलो कुछ तो शुरुआत करते हैं। और मैंने 3 महीने में ही 30 किलो वेट कम किया और बहुत सारी ऐसी मतलब प्रॉब्लम चलती थी, तो ब्लड ऐसे गिरता था बहुत बहुत, मतलब मेडिकली कंडीशन अगर मेरा कहा जाए तो ये इस कंडीशन में कोई एक महिला सोच भी नहीं सकती कि मैं दौड़ सकती हूँ। ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, मतलब डॉक्टर इतना बोलते थे कि तेजी से अगर दौड़ोगे कहीं झटके से पैर पड़ा तो हड्डियाँ चूर चूर हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ें दौड़ने के लिए मना कि हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाओगी, काफ़ी चीज़ें मतलब डराई गई। फिर मैंने एक ही चीज़ मन में कहा कि जब मैं पैदा हुई थी तो मैं ठीक थी, मेरी शादी हुई तो मैं ठीक थी, मेरा बेटा हुआ तो मैं ठीक थी, कहीं ना कहीं मैंने कुछ गलती की है, जो कुछ भी था तो ठीक तो करना मेरे हाथ में है। और मैंने बहुत मेहनत किया, तो 8 से 10 घंटे ट्रैक पे मैं टाइम देती थी। ये मतलब भूत की तरह। घर में हस्बैंड सोचते थे ये क्या कर रही है। बाद में उन्होंने बताया कि रात छुप छुप के जाके देखते थे कर क्या रही है, अंधेरा हो जा रहा है, अकेले दौड़े जा रहे हैं कोच के साथ। तो वो था और उसका रिजल्ट बाद में आया कि उसी साल ही नेशनल चैम्पियनशिप 2009 में हुई हिसार में, उसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता। और उसके बिहाफ में वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो कि फिनलैंड में थी, वहाँ के लिए सिलेक्शन हुआ, वहाँ मैंने वर्ल्ड में ब्रॉन्ज मेडल जीता। एक शुरुआत मेरी थी, बहुत आसान नहीं था, कहते हैं जान हथेली पे लेके करना, लेकिन ये भी प्रूफ करना था कि मैं 20-19 नहीं। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये बताइए नीलू जी कि आपको जब मेडिकल अनफिट नहीं थी आप, जब कोई समस्या नहीं थी आपको, तो उसके पहले आपने इंटरनेशनल खेला था? नहीं, नेशनल मेरे करीब 12 या 13 नेशनल मैंने खेले थे शादी के पहले जी। और उस समय वेस्टर्न रेलवे ने, यहाँ डॉक्टर अनन्य सिंह है इंटरनेशनल कोच है ना, तो उन्होंने, वो सेलेक्टर थे, इंडिया कैंप में मेरा नाम डाल दिया था, वेस्टर्न रेलवे मुझे अडॉप्ट कर रहा था। तो सब काफ़ी चीज़ें, मतलब मेरे कैरियर को एक, उसमें एज ही क्या थी, 21 साल एज थी, तो एक शुरुआत ही हुई थी। लेकिन शादी हुई, शादी के बाद जब बोला गया था कि तुम खेलना, तो मुझे लगा कि सब चीज़ें आगे चलेंगी, लेकिन जब अचानक से रुक गई तो वो वो पेनफुल था। और कहते ना जब चूड़ी उड़ी हाथ में सब तोड़ के भाग जाओ वो बंधन। लेकिन सामाजिक, हम लोग भारतीय नारी हैं तो घर परिवार का भी सोचना पड़ता है। हम लोग 6 भाई बहन थे, फादर मेरे क्रिमिनल लॉयर, मेरी मदर प्रिंसिपल थी जिनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला। तो लगा कि अगर मैं अगर इस रिश्ते को अच्छे से नहीं करती हूँ तो घर वालों का भी होगा कि नॉर्मली लोग कहते हैं खिलाड़ियों की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी नहीं होती है, अक्सर ब्रेकअप भी देखने को मिलता था या कैरियर वाइज भी वो बहुत सक्सेस नहीं होते थे। मुझे जॉब भी मिल गई 95 में, तो सब कुछ अच्छा होता गया। तो मैंने खुद से समझौता कर लिया कि नहीं, जिंदगी का जो ये पड़ाव है ये भी भगवान ने जिम्मेदारी दी है, तो इसको भी निभाना है। अच्छा ये बताइए कि जब नीलू जब ट्रैक पे दोबारा 14 साल के वनवास काटने के बाद जब वो दोबारा से उसका राम राज्य में प्रवेश हुआ, तो उसने इंटरनेशनल मीट्स वगैरह जीती। कुल कितने पदक आपने जीते इंटरनेशनली? अभी 2009 से लेकर 104 नेशनल इंटरनेशनल मेडल्स हैं। और स्टेट लेवल में कितने हैं वो तो कुल टोटल अभी तक जोड़ा जाए तो 500 से ज्यादा मेडल्स होंगे मेरे पास। वो भी मैंने गिना भी नहीं कभी। अब मतलब इतने पदक आपने पाए कि आपने गिनती छोड़ दी। बहुत बहुत। अब तो स्टैटिकल डेटा पर ही चलेंगे कि हाँ इतने आ गए। बहुत सोचिए 91-92 में उस समय रेडियो होता था,
समाचार आते थे, प्रादेशिक समाचार, जिसको लोग शाम को 7:20 जी पे जी, सुनते थे। 7:20 पे। तो उस समय शाम को मेरे फादर जहाँ इतना चाहते थे मैं ना खेलूं, लेकिन जब मैंने मेडल जीतना शुरू किया, पूरे फुल ट्यून में पूरे मोहल्ले को वो रेडियो समाचार सुनाते थे, नीलू मिश्रा ने आज ये रिकॉर्ड बनाया। तो वो बड़ा अच्छा लगता था, आते थे तो मोहल्ले में लोग अप्रिशिएट करते थे। तो आप अच्छा काम करोगे तो आपको सब कोई सम्मान देगा, Appreciate चाहे वो शादी के पहले हो या शादी के बाद। एक बात आती है, ये बहुत ज़रूरी बात है कि शादी के बाद नॉर्मली महिलाएं कहती हैं कि देखो टाइम नहीं मिलता या मेरे घर में मुझे परमिशन नहीं मिलता। लेकिन अगर आप वास्तव में दिल से कुछ ऐसा करते हो जिसका रिजल्ट समाज के लिए फ़ायदेमंद है, या कुछ ऐसा काम है जिसको देख के और लोग इंस्पायर हो, तो हमको नहीं लगता कि कोई फैमिली आपको डिमोरलाइज करेगी। शुरुआत में मुझे भी ऐसा लगता था और ऐसा हुआ भी, लेकिन बाद में मेरी मदर इन लॉ खुद मेरे साथ खेलने जाने लगी। उन्होंने भी नेशनल में मेडल जीता। तो ये कहते जैसा करोगे वैसे साथ में आएंगे। और स्पेशली गर्ल्स के लिए जो गांव से निकल के आती हैं, शहर में रहती हैं, अगर अच्छा काम करती हैं, अच्छे पायदान पे जाती हैं, तो उस गाँव की 100 लड़कियों के पैर से बंधन छूट जाते हैं। लेकिन अगर वहीं आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि समाज के लिए सही नहीं है, तो फिर उस गांव की 100 लड़कियों के पैर में बंधन बन जाते हैं। तो हम अपने विचार के साथ, अपने लक्ष्य के साथ, अपने माता पिता, अपने गुरु, सब का ख्याल रखते हुए अपने लक्ष्य से भटके नहीं। और मैंने वही किया कि अपने लक्ष्य से कभी भटकी नहीं। शायद इसीलिए मुझे उपलब्धियां मिलती गई। बहुत अच्छा। ये बताइए नीलू जी कि जो नीलू बीमार हो गई थी, 14 साल के लिए ट्रैक छोड़ दिया था, फिर जब वो ट्रैक पे वापस आई और उसने इंटरनेशनल अवार्ड्स जीतने लगे, कई ढेर सारे प्राइजेस उनको मिले नीलू को, तो वो मेडिकल प्रॉब्लम्स क्या हुई? जो बीपी, शुगर, कार्डियक प्रॉब्लम, वो सब क्या हुई? इसके लिए मुझे होम्योपैथिक डॉक्टर मिले, होम्योपैथिक, एलोपैथिक भी मेरे दोनों ट्रीटमेंट चलते थे। और साथ में जो 2-3 साल मुझे लगा, मतलब अभी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलेंगे तो बताते हैं हार्ट का साइज इतना बड़ा था, लीवर इतना बड़ा हुआ था, बच्चेदानी सूजी हुई थी। मतलब इस कंडीशन में दौड़ना तो कोई महिला सोच ही नहीं सकती। धीरे धीरे सब अपनी जगह वापस आ गए। अभी फिलहाल मुझे अभी भी है बीपी, शुगर, अस्थमा है, लेकिन वो एक स्टेज पे मेंटेन है जी। जब मुझे 2008 में पता चला था कि मुझे शुगर है, तब मुझे लगा अरे ऐसा ना हो कि मैं इंसुलिन पे चली जाऊँ। मेरी लाइफ उस समय बहुत कम एज थी, 38 साल की मैं थी। तो उस एज में इतनी सारी बीमारियां झेलना बहुत टफ था। वैसे अगर हम इस तरह से कहें कि अगर कोई किसी को बीपी, शुगर, कार्डियक, किडनी कोई प्रॉब्लम हो, वो रेसिंग करना शुरू कर दे तो ठीक हो सकता है। बेस्ट एक्सरसाइज, सिर्फ रेसिंग नहीं, आप योगा भी कर सकते हैं, एरोबिक्स भी कर सकते हैं। और बेस्ट होता है इसमें योगा और वॉक, ये ज़्यादा इफेक्टिव है। इससे बहुत लोग होते हैं सिर्फ वॉक करके बॉडी छोड़ देते हैं, नहीं। अगर आप 20 से 25 मिनट वॉक करते हैं तो 15 मिनट फ्लोर एक्सरसाइज जिसमें आसन है, हमारे अंदर के जितने बॉडी पार्ट्स हैं वो एक्टिव होने चाहिए, वो जनरेट होना चाहिए। हम रनिंग करके सिर्फ अगर हार्ट को देते हैं, पंप करते हैं, तो हार्ट ही नहीं है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं। और नॉर्मली देखते हैं 40-45 साल के बाद लेडीज़ लोग में घुटने का प्रॉब्लम, कमर का प्रॉब्लम। तो आपकी बॉडी जितनी फ्लेक्सिबल रहेगी, स्ट्रेचिंग बॉडी की रहेगी, उतनी इंजरी कम होगी और उतने सारे प्रॉब्लम्स होने के कम चांसेस होते हैं। और दूसरा, जितना हमारा वर्कआउट ज़रूरी है उतना ही हमारा डाइट भी ज़रूरी है। खाने का संतुलन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तेल, मसाला, तली हुई चीज़ें, ये कहीं ना कहीं मसाला खाना चाहिए एक संतुलित तरीके से। जैसे देसी तरीके से मसाला पीस के हम लोग खाने में डालते थे, वो कभी नुकसान नहीं करता। लेकिन हम लोग आजकल सब कुछ सिंथेटिक यूज़ करने लगे हैं, जिसमें पता ही नहीं है कि क्या पड़ा है। तो खाने का बैलेंस, जैसे आज मोदी जी ने मिलेट्स के लिए बोला है, तो मैंने कभी अलग से कोई डाइट ऐसी नहीं ली कि बहुत रिच डाइट हो, खरीद के ये पाउडर और वो मेवा, कुछ नहीं। सिंपल घर का खाना मैंने डेली रूटीन में लिया और वो मुझे सूट भी किया, और उसकी बदौलत मैंने इतने सारे मेडल्स जीते। अच्छा नीलू जी, ये बताइए कि जो मास्टर एथलीट है, इसको लेकर के थोड़ी सी जागरूकता कम है लोगों में।
इसको हमारे आप दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, हम लोग इसको काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि जब यंग एथलीट होता है, बहुत सारे अवार्ड जीतता है, बहुत नाम होता है, प्रोटोकॉल में चलने की आदत होती है, लेकिन जब खिलाड़ी का खेल छूट जाता है, जैसे मेरे साथ भी हुआ, तो कहीं ना कहीं उसके लाइफ जब चेंज होता है तो बहुत सारी बीमारियां भी आती हैं, डिप्रेशन भी आता है, और उसको ना सोशल जो उसका पहचान है वो जब कम होने लगता है तो उसकी लाइफ स्टाइल चेंज होती है। तो इसी को देखते हुए और तीसरा चीज़ है कि नए खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन, जब सीनियर खिलाड़ी मैदान में दौड़ते हैं तो नए खिलाड़ी भी इंस्पायर होते हैं। मिल्खा सिंह ने इंडिया में नेशनल मास्टर्स एसोसिएशन बनाया था, जो कि करीब 50 साल उसको होने जा रहे हैं, जबकि वर्ल्ड बॉडी पहले से, एशिया बॉडी पहले से। उन्होंने इंडिया में खिलाड़ियों को जोड़ना शुरू किया, जो कि अभी 30+ से स्टार्ट है। हर 5 साल के एज ग्रुप में 30, 35, 40, 45 ऐसे करके 100+ तक हमारे देश के खिलाड़ी खेलते हैं। और इसमें डिस्ट्रिक्ट बॉडी भी है, डिस्ट्रिक्ट बॉडी से आप कांटेक्ट करके वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शुरुआती तौर पे स्टेट चैंपियनशिप हम लोग कराते हैं, हर साल होती है दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में। फिर नेशनल होता है फरवरी मार्च के बीच में, जो कि हमारे डेविड प्रेमनाथ सर हैं, उसके जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया। उसके बाद हर 2 साल पे एक एशिया चैंपियनशिप होती है, मतलब 1 साल एशिया होता है, 1 साल वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है। तो जो खिलाड़ी एशिया खेलते हैं वो वर्ल्ड के लिए सेलेक्ट होते हैं। तो ऐसे ये प्रतियोगिता होती है और बहुत अच्छा लगता है कि करीब 80,000 प्लेयर्स पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और बहुत लोगों को नहीं पता है, मेरी तो जानकारी में बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जो डिप्रेशन में थी, 18 घंटे सोती थी, क्योंकि उनका जब खेल छूटा तो उनके मन का काम हुआ नहीं, और फैमिली से भी बस एक फॉर्मेलिटी वाली ज़िंदगी जी रही थी। उन लोगों को भी मैं पकड़ के लेके आई ग्राउंड में, आज वो नेशनल मेडल जीत रहे, इंटरनेशनल जीत रहे। तो और जब बात होती है कि नहीं मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, लेकिन भाई जब बीवी बीमार पड़ती है ना तो पूरा परिवार हिल जाता है। चाय नाश्ता से लेकर के आपकी पूरी पारिवारिक जिम्मेदारियां हिल जाती हैं। तो ऐसी फैमिली भी मेरे पास आई। हस्बैंड जब लगा शुरू में तो उन्होंने कहा अरे ये सब फालतू चीज़ है, लेकिन कुछ साल बाद खुद लेके आए कि नहीं मैडम मेरी बीवी को भी फिट कर दीजिए, उनको भी अपने साथ ले जाइए, खुश रहेंगी तो हम लोग खुश रहेंगे। तो ये फेलोशिप का भी है कि इतनी उम्र में इतने सारे खिलाड़ी मिलते हैं। एक छोटा सा है वाकया 2 साल पहले का, एक अंकल आंटी थे 80+, और वो आंटी पंजाब की थी, बहुत खूबसूरत 2 चोटियाँ उन्होंने बनाई, आईलाइनर लगाया और लिपस्टिक पिंक कलर का, मतलब 80 साल की कोई लेडी इस तरह से तैयार हो और पूरा प्रॉपर स्पोर्ट्स किट में वो 100 मीटर दौड़ रही थी। उनके पीछे पीछे हस्बैंड पूरा बैग लेकर के, उनका पानी का बॉटल, चाय का बॉटल, मतलब वो फिनिश लाइन पे आ रही हैं, हस्बैंड साथ साथ फिनिश लाइन पे आ रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं देख रही थी। फिर जब वो जूता उनका बदल रहे थे, पहना रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि बहुत अच्छा लग रहा है, आप दोनों लोग ऐसे ही हर जगह करते हैं? तो आंटी ने बोला कि बेटा देखो बेटे मेरे बच्चे बाहर चले गए फॉरेन, हमारे लिए जीने का मकसद कुछ नहीं है, हम दोनों हैं, हम दोनों डेली एक्सरसाइज करते हैं और ऐसे ही प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे के साथ जीते हैं। तो ये भी एक हेल्दी लाइफ स्टाइल है। इस जब कहते हैं स्पोर्ट्स कल्चर कैसे आएगा, जब बड़े करेंगे तभी बच्चे सीखेंगे। बहुत अच्छा नीलू जी, अभी आपने, हमें लगता है कि जैसा अभी आपने बताया कि 500 से ऊपर आपने पदक जीते हैं जी, और सभी जितने भी कंपटीशन होते हैं, प्रतियोगिताएं जितनी होती हैं उसमें दम तो लगाना पड़ता है, लेकिन कभी कुछ ऐसा कोई प्रतियोगिता रही आपके जीवन में जो कि लगा कि यार ये बहुत टफ था, चीखें आ गई? बिल्कुल बहुत सारे, 3 तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। एक तो था नेशनल चैंपियनशिप चेन्नई में, जिसमें मेरी बहुत अच्छी तैयारी थी और 100 मीटर का स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा फाउल हो गया, मैं रुक गई, मेरे साथ के खिलाड़ी करीब 10 मीटर चले गए, फिर पीछे से कोई चिल्लाए तो नीलू भाग। अब मैं भागी, उस समय मैंने जो टाइमिंग दिया मैंने इंडिया रिकॉर्ड बनाया। वो मतलब किसी को विश्वास नहीं था, मेरे कोच को सब लोगों ने उठा लिया, ये लड़की क्या भागी है। सोचिए वो क्या सीन रहा होगा कि सब लोग आगे चले गए और मैं उसके बाद भाग रही हूँ। फिर दूसरा था ताइपेई में 2012 में स्टेट चैंपियनशिप पर एशिया चैंपियनशिप था, और उसके 4 महीने पहले मुझे हेयरलाइन फ्रैक्चर एडी में हो गया। अब डॉक्टर दत्ता थे सामने, मैं गई उनके पास, उन्होंने कहा 40 दिन तो फ्रैक्चर वो लगेगा प्लास्टर, और वहीं मैं रोने लग गई।
वहाँ से मैंने अपने स्टाफ को इशारा किया, उठो चलो। वापस चले आए, फिर डॉक्टर अजीत सहगल थे, उनसे मिला। उन्होंने कहा कि फ्रैक्चर में खिलाड़ी दौड़ते हैं, ऐसा थोड़ी ना है। और वो एक वर्ड मुझे बहुत इंस्पायर किया। मैंने डायनाप्लास्ट लगा के मैंने प्रैक्टिस की और 3-4 महीने उस दर्द में, बस कुछ कैल्शियम पेन किलर चल रहे थे। और उस प्रतियोगिता में मैंने 200 में गोल्ड मेडल, 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मैंने जीता था। तो ये एक यादगार था। और तीसरा था जापान 2016 में, रिले की टीम में मैं थी। 4x100 मीटर रिले सुबह था, उसी में मुझे हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई। हम लोगों ने मेडल जीता, लेकिन शाम को 4 बजे 4x400 मीटर रिले था, उसमें मेरा नाम था। अब रिले ऐसी रेस होती है जिसमें कि आपके साथ 3 खिलाड़ी और होते हैं, सबको मिला के अगर आप हटेंगे तो 3 खिलाड़ी निराश होंगे। जी जी जी। दोपहर तक मुझे आइसिंग हुई और पूरा खपच्ची वाला जो लगाते, लकड़ी लगाते, पूरा सपोर्टिव बांधा हुआ था, क्योंकि पूरे मसल्स फट गई थी हैमस्ट्रिंग की। और एक पेन किलर भी दिया। तो सब खिलाड़ी यही बोल रहे थे कि दीदी छोड़ दो, जाने दो, कोई बात नहीं, अपना पैर का ख्याल रखो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बोले कोई बात नहीं, चलो स्टार्टिंग पॉइंट तक हम लोग जाते हैं, रिपोर्टिंग तो करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो उस समय एक सर मिल गया, उन्होंने कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबाए और क्या मैजिक था मालूम नहीं। और हम बोले चलो किट पहनो, सब लोग किट सबने निकाला। पहले ही मैंने बोल दिया था कि स्टार्ट मैं करूँगी और 20-25 मीटर तक जाके देखेंगे, अगर मेरा पैर चला तो मैं चली जाऊँगी। तो सबकी तो जान बनी हुई थी, और वो भी एशिया लेवल पे। मैंने स्टार्ट किया तो 20 मीटर तक लगा कि पता नहीं क्या होने वाला है। 20 मीटर बाद मैंने एक स्क्रीन देखी जो कि लाइव टाइप ए में उसका प्रसारण हो रहा था। उसको देखने के बाद कहाँ से जोश आया, और जो स्टेपिंग करके मैंने फर्स्ट नंबर पर बैटल ला के दिया और हम लोगों ने वहाँ पे गोल्ड जीता। ये मतलब ऐसी रेस जिसका कोई मतलब था ही नहीं कि मैं जीत नहीं सकते या पार्टिसिपेट ही नहीं करने वाले, लेकिन एक होता कि नहीं, हार नहीं मानना, वो मेरे जीवन में हमेशा रहा है। मैंने हमेशा चैलेंज किया है और चैलेंज हमेशा जीता है। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा नीलू जी, ये बताइए कि आपके परिवार का कितना सपोर्ट रहता है? देखिए, बगैर परिवार के तो आप बढ़ ही नहीं सकते कहीं भी, ठीक है। अप एंड डाउन सब फैमिली में होता है। एक बैटरी होती है, एक में नेगेटिव होता है, एक में पॉजिटिव होता है, ठीक है। जब दोनों मिलते हैं तभी बैटरी जलती है, तो बस तभी जलेगा। यही है और कुछ नहीं है। तो अगर हम यूँ कहें कि नीलू मिश्रा यूं ही नहीं कोई बन जाता, अगर अंतर्राष्ट्रीय एथलीट नीलू मिश्रा आज हैं तो उन्होंने बहुत मेहनत की है। और आज हम सभी को टाइम लेना पड़ता है कि नीलू जी, हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो आपसे बात करके नीलू जी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बस एक ही लाइन में कहूँगी, चाहे युवा हो चाहे महिलाएं, कि अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटको। अच्छा खाओ, अच्छे से आराम करो और सोशल मीडिया का यूज करो, मिसयूज मत करो। एक लाइन है कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन नीलू जी, अब आपसे चूंकि बात हो रही है हमारी, तो हम ये चाहेंगे जो नए खिलाड़ी हैं, जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनको भी इंटरनेशनल लेवल पे अगर जाना हो तो उनको किस तरह से मेहनत करनी चाहिए? बिल्कुल, सबसे पहले ना अपने लक्ष्य, जैसा मेरा विजन आपका क्लियर होना चाहिए। और प्रॉब्लम क्या होती है कि सबके अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती है। हम बड़े विजन तो बना लेते हैं, लेकिन कभी कभी रास्ता ना मिलने के कारण हम भटक जाते हैं। तो अपने जब बड़े लक्ष्य नहीं पूरा होता है, खिलाड़ी डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए तो मेरा कहना है कि जब आप बड़े पहाड़ नहीं चढ़ सकते तो पहले छोटे छोटे पहाड़ चढ़ना शुरू करो। एक दिन पहाड़ का ढेर आपके पास आ जाएगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि सोशल मीडिया बहुत बड़ा कारण है इस समय युवाओं को भटकाने का, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे युवाओं को आगे बढ़ाने में भी सोशल मीडिया का रोल है। तो टेक्निक सीखो और अपने दिनचर्या पे, अपने खान पान पे, क्योंकि ऐसे उपलब्धि नहीं मिलती। बहुत सारे युवा बहुत सारे टैलेंटेड हैं और आजकल के मतलब पहले रहता था एक नाम होता था, 4 साल 5 साल चलता था, आज 4-5 महीने भी नहीं चलता। आपका प्रतिद्वंदी दूसरा तैयार रहता है मैदान में। तो इस संघर्ष को देखते हुए अपने मेहनत में कभी कमी नहीं करो। मेहनत कभी जाया नहीं जाती है। और कभी कभी होता है ना कि हम अगर सोचते हैं 100 मीटर दौड़ें
तो हो सकता है भगवान ने मुझे 100 मीटर के लिए ना बनाया हो, मुझे लॉन्ग जंप के लिए बनाया हो। तो कभी एक चीज़ में आप फेलियर होते हैं तो ऐसा नहीं कि आपके रास्ते बंद हो जाते हैं, आप पहाड़ को दूसरे तरीके से भी गोल गोल करके भी चढ़ सकते हो। जैसे स्पोर्ट्स में आजकल बहुत सारे कैरियर हैं, आप अच्छे प्लेयर बनने के लिए इंटरनेशनल प्लेयर तो बन सकते हो, स्पोर्ट्स कोच बन सकते हो, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो, काउंसलर बन सकते हो, तो न्यूट्रिशन गाइड बन सकते हो, इवेंट मैनेजर भी बन सकते हो। तो स्पोर्ट्स लाइन में कुछ ऐसा नहीं है कि आपकी मेहनत बेकार जाने वाली है, बस आपको उस दिशा में सही दिशा दिखाने वाला चाहिए। बहुत खूब, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद भी है कि हमारे दर्शक आपके अनुभवों का बहुत लाभ भी उठाएंगे। थैंक यू सो मच। तो आज हम नीलू मिश्रा जी से लेते हैं अलविदा। हमारे साथ आप बने रहिए यूं ही, अगले हफ्ते हम होंगे किसी नए अतिथि के साथ। तब तक द सुधांशु शो यूं ही देखते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।